मुख्यमंत्री के नाते हमारी शिवसेना भाजपा की गठबंधन सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार तेजी से इस राज्य का विकास कर रही थी और अजीत दादा पवार विकास पर विश्वास रखने वाले कार्यकर्ता और नेता है। उन्हें भी प्रशासन का अच्छा अनुभव है और विकास पर विश्वास रखने वाले अजीत दादा आज हमारे साथ आए हैं। अब ये डबल इंजन की सरकार मैं और देवेंद्र जी वाली अभी ट्रिपल इंजन बनकर तेजी से दौड़ेगी और इस राज्य का विकास करेगी। राज्य को फ़ायदा होगा, महाराष्ट्र की जनता को फ़ायदा होगा और ये सरकार जो है इस राज्य का सर्वांगीण विकास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। चमत्कार कैसे किया सर? चमत्कार कैसे सर? चमत्कार कैसे किया सर? चमत्कार कैसे किया आपने? देखिए जब काम करने वाला कर्मठ नेता उसको अगर ऐसे दबाया जाता है तब ऐसी घटनाएं होती है। ये आप पहली बार भी देखा है और अब भी देख रहे हो। इसलिए अजीत दादा विकास के मुद्दे पर हमारे साथ आए। पिछले 2.5 साल में उनको जो अनुभव आया था, वो उप मुख्यमंत्री थे, वो अनुभव उन्होंने उनको आया हुआ अनुभव और हमारी सरकार में जो चल रहा काम, इस काम को विकास को उन्होंने प्राथमिकता दी हुई है और वो साथ आए। उनका मैं स्वागत करता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार और मजबूत हुई है और द्रुत गति से दौड़ेगी। अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, लेकिन ये डब्बे अभी जो जुड़े हैं सरकार में, इंजन जो जुड़े हैं, कितना मेल खाते हैं, इनकी हॉर्स पावर कितनी मिलती है बाकी दोनों इंजन के साथ, ये भी देखना होगा। लेकिन ये जरूर है अभी सामने लोकसभा का चुनाव खड़ा है, उस दृष्टि से देखें तो बहुत मजबूत परिस्थिति में इस वक्त एनडीए जो है महाराष्ट्र में दिखाई देता है बीजेपी की अगुवाई में। और जैसा अभी बताया, एक नेता कह रहे थे कि जो 4-5 सीटें, मुख्यमंत्री कह रहे थे जो 4-5 सीटें पिछले चुनाव में रह गई थी, वो भी इस बार हम जीतेंगे जब लोकसभा का चुनाव आएगा। अब देवेंद्र आपको इस आज की जो कुछ आज घटना हुई है, इसके पीछे कब से क्या कुछ चला आ रहा था, एक अपडेट देवेंद्र आपको देंगे। और सौरभ, तकरीबन 3 महीने पहले अजीत पवार दिल्ली आए थे और दिल्ली आने से पहले ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा था। इससे आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ महाराष्ट्र के स्तर पर नहीं बल्कि दिल्ली के स्तर पर अपनी बात कहना चाहते थे और बीजेपी आलाकमान के पास अपनी बात कहना चाहते थे। हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि तकरीबन 3 महीने पहले वो आए और आके उन्होंने अपनी बात रखी थी। यहाँ से पहले भी क्योंकि वो साथ आ चुके थे, तो अमित शाह बखूबी जानते हैं कि अजीत पवार की क्या ताकत है। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार के बाद अगर कोई एनसीपी का नेता प्रभाव रखता है तो निश्चित तौर पर अजीत पवार रखते हैं। तो ऐसे में उनको साथ लाने में कोई परहेज था भी नहीं, पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं था। और वहां पर जब उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, उसके बाद अजीत पवार ने अपने पूरे ऑपरेशन को रखा। और एक बात जो कही जा रही है कि जैसे अगर सुप्रिया सुले के बजाय अजीत पवार के हाथ में कमांड दी गई होती तो अजीत पवार तब भी अपने पार्टी के साथ ही आए होते इस गठबंधन के साथ। ऐसा नहीं होता कि अजीत पवार को अगर एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया जाए तो वो अलग रहते, उनको आना ही था बीजेपी के साथ और वो आते। तो अध्यक्ष होते हुए पार्टी ले आते, बिल्कुल, और पूरी पार्टी लेके आते, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं थी। दूसरी चीज की एक बड़ी समस्या बीजेपी आलाकमान के पास ये थी कि एकनाथ शिंदे को कैसे मनाया जाए। आप अंदाजा लगाएं कि आज एकनाथ शिंदे के लिए सरकार में भले ही वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। अगर आपके मंत्रिमंडल में आपके मुख्यमंत्री रहते 2 डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जैसे नेता हों, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पावर कॉरिडोर में आपकी कितनी औकात रहेगी, भले ही आप मुख्यमंत्री हों, और ये इन दोनों नेताओं की कितनी औकात रहेगी या कितना वजन रहेगा, और वहाँ पे जो इनका सिस्टम अपना काम करता है वो कितना प्रभावी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी और ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि एकनाथ शिंदे को भी ये समझाया जाए कि भले ही अभी महाराष्ट्र के मौजूदा सरकार के लिहाज से आंकड़े की ज़रूरत है या नहीं है, हालांकि वो मामला कोर्ट में चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, उसमें ज़रूरत पड़ भी सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ऐसा फॉर्मिडेबल कोलिशन वहाँ पे महाराष्ट्र में भी करे ताकि एनसीपी, उद्धव गुट या कांग्रेस, वो तीनों मिलकर कोई बहुत ज़्यादा मजबूत चुनौती ना दे सकें। अजीत पवार के आने से कम बीजेपी के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि उनके लिए ये स्थिति मुफीद हो गई और इसी के चलते इतना कुछ हुआ। 29 तारीख को जो बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के घर पे, उसमें हमारे सोर्सेज ने ये बताया था कि उसमें अजीत पवार नहीं आए थे, उसमें सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आए थे। वहां पे आके उन्होंने सारी जानकारी दी और अमित शाह जो कि पहले से
अमित शाह पहले से उस पूरे मामले को देख रहे थे, उन्होंने उसे ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद ये सारा मतलब 3 महीने पहले अजीत पवार बात कर चुके थे उनको जो करनी थी, और अब इसको कैसे सिरे चढ़ाना है, ये काम अभी हाल में हुआ जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से दिल्ली में आकर के मुलाकात की। तो ये लबोलुबाब है सारी घटनाक्रम का। अब सवाल ये जो आपने बताया कि अब इन तीनों को भी आपस में कैसे सरकार चलानी है, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। लेकिन जब उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर 3 साल सरकार चला सकते हैं, तो इनके पास तो बहुत वजह है सरकार चलाने। निश्चित तौर उसमें सबसे बड़ी बात सौरभ, आसान चीज जो है लुब्रिकेंट का काम आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर कंट्रडिक्शन हुआ, कोई समस्या हुई, पावर स्ट्रगल हुआ, तो यहाँ पे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि लगातार इन्वॉल्व रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर उन लोगों को काम करना होता है, तो उनमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि दिल्ली का कोई निर्देश जाए और उस बात की वो अवहेलना कर दें, उस बात को वो थोड़ा भी सीरियस खारिज कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी ताकत होगी इन तीनों नेताओं को। लेकिन आपने भी जो बात कही कि अगर ये अभी हर्षवर्धन जी बात कह रहे थे कि पुत्री मोह में शरद पवार मारे गए, अपनी बेटी को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, अजीत पवार को कुछ नहीं दिया पार्टी में रोल, इस वजह से शायद जो उनके मन के अंदर आग धधक रही थी वो ऐसी ज्वाला बन गई। देवेंद्र ये कह रहे हैं कि अगर ये अध्यक्ष भी बना दिए गए होते पार्टी के तो भी आते बीजेपी के साथ। हर्षवर्धन जी देखिए सौरभ जी, राजनीति में जब आप कहीं खड़े होते हैं ना, तो फैसला उस वक्त के आधार पर लेते हैं। उदाहरण के लिए जब भी कोई नेता, आप देखिए, कहा जाता है ना कि वो किसी पार्टी की ए टीम है या बी टीम है, लगभग हर पार्टी को कहा जाता है, लेकिन जब उसको अवसर मिलता है अपनी शक्ति दिखाने का तो वो सारी ए और बी टीम भूल जाता है। अगर एनसीपी की पूरी कमांड अजीत पवार के पास होती तो अजीत पवार निश्चित तौर पर अपनी राजनीति के लिहाज से फैसला लेते। उस राजनीति में हो सकता है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में सहजता दिखती, लेकिन यह भी सच है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम है और उस वैक्यूम को भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पार्टियों को, शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, तोड़कर और ज्यादा गहरा कर दिया है। ऐसे में कोई भी बड़ा नेता होता, अगर उसकी अपनी शक्ति दिखती तो हो सकता है कि उस वक्त के लिहाज से वो और दूसरा निर्णय लेता। लेकिन यहां तो अजीत पवार जब मुंह अंधेरे उन्होंने शपथ ली थी, तब से आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संबंध टूटा नहीं था। लेकिन चूंकि उनकी ताकत नहीं बन पा रही थी, अब वो शक्ति क्यों नहीं बन पा रही थी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आज 40 लोगों को ला सकते हैं तो पहले भी ला सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इन विधायकों के टूटने में, और ये जो पूरी संरचना दिख रही है, ये सिर्फ अजीत पवार या किसी एक की शक्ति नहीं है। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस लगातार कहते रहे कि देखिए गुगली में डाल रहा हूं, अभी तो आधा सच आया है, अभी पूरा सच आया है। तो जो लोग बता रहे थे कि चाणक्य ने अजीत पवार को भेजा था फिर लौटा लिया, मैं उस दिन भी इस बात से सहमत नहीं होता था कि शरद पवार ने भेजा था और फिर वापस बुला लिया। राजनीति इतनी आसान नहीं होती है जितनी दिखती है। अभी सबसे बड़ी बात यह कि विपक्षी गठजोड़ का मनोबल किस तरह से टूटा होगा। और अभी कल ही एक निर्णय आया है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तीस्ता सीतलवाल पर आया, कल क्या टाइमलाइन। मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत बड़ा संदेश होता है कि राजनीति तो नेता ही करेंगे, कोई और नहीं करने वाला है। अभी चलिए थोड़ी बात शरद पवार साहब की करते हैं कि ये आप इस वक्त वो कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार के साथ अगर केवल विधायकों की बात नहीं है, पहले तो ये देख लीजिए आप जिन जिन लोगों ने आज शपथ ली है, डिप्टी सीएम बनाए गए अजीत पवार, छगन भुजबल मंत्री बने हैं, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा आतराम, इनके अलावा अदिति तटकरे और संजय बनसोड़े, इनको आज मंत्री बनाया गया है। इनके चेहरे आप देख रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं वो चले गए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा पार्टी खड़ी कर लूंगा। यह सवाल है कि क्या जब चुनाव में जाएंगे, लोकसभा के चुनाव में चाहे विधानसभा के चुनाव में, उस वक्त ये विधायक भले ही आ गए हों, ये लीडर भले ही आ गए हों, लेकिन पार्टी की कमान जनता के अंदर, वही जनता के दिलों में जो जगह उनके लिए पहले थी वो आज भी कायम रहेगी। जैसा कहा जाता है उद्धव ठाकरे की लेगेसी खत्म नहीं हो जाती, भले ही पार्टी और निशान चला गया उनसे, आज भी लेकिन बाबा साहब की लेगेसी उनके पास है, इसे मानने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। तो क्या वही आप शरद पवार के साथ होता हुआ देख रहे हैं विनोद जी? विनोद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हर्षवर्धन जी आप ही उत्तर दें इस सवाल का। हेलो, नहीं, अच्छा विनोद जी आगे बोले। विनोद जी बोले। देखिए, मैं देवेंद्र, आपके जो देवेंद्र हैं, मैं देवेंद्र फडणवीस की बात नहीं कर रहा हूं, अपने जो देवेंद्र जी हैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर अजीत पवार एनसीपी के अध्यक्ष भी होते तो पूरी पार्टी लेके आ जाती, और शायद इसे भाप के ही शरद पवार ने अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया,
उन्हें अजीत पवार की गतिविधियों का पूरा अंदाज था। लेकिन अजीत पवार ने जो करना था वो किया, और वो 3 महीने से लगातार टच में भी थे, सारी बातें हैं। अब शरद पवार क्या करेंगे? शरद पवार को वही करना है कि वो जनता के बीच में जाएंगे, वो जनता के बीच में कहेंगे कि मुझे मेरे भतीजे ने धोखा दिया, जिस भतीजे को मैंने बड़ा किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, अपने जो एक नेता करता है इमोशनल अपील, और वो इमोशनल अपील के लेकर के बीच में जाएंगे, अपनी बेटी को साथ में लेके जाएंगे। अब जनता कितनी उनकी बात सुनती है ये अलग बात है, लेकिन शरद पवार जाएंगे और वो कार्ड खेलेंगे, क्योंकि ये उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल है। जहां तक अजीत पवार की बात है, अजीत पवार एनडीए गठबंधन में आ गए, वो एनडीए के साथ रहेंगे, लोकसभा चुनाव में भी एनडीए के साथ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये जरूर है कि अजीत पवार के एनडीए में आने से, जो भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सरकार मजबूत हुई है, तो सरकार तो मजबूत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी कमजोर हो गए। लेकिन शरद ये पवार, बात जरूर है। शरद पवार की राजनीति खत्म नहीं हुई, ये भी आप कह रहे हैं? हाँ, शरद पवार की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। शरद पवार की राजनीति को खत्म करके मानना, मुझे लगता है, मैं कम से कम इसको नहीं मानता हूं कि शरद पवार की राजनीति खत्म हो गई है। शरद पवार जब इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत करके वो अपनी राजनीति जिंदा रख सके, वो सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत करके अपनी राजनीति जिंदा रख सकते हैं। अब उनके खिलाफ बगावत हुई है, वो जिंदा रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे ये एक प्रश्न है, लेकिन वो घर नहीं बैठेंगे, वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। और आप देखिएगा कि मैं फिर कह रहा हूं कि लोकसभा चुनावों की जब घोषणा होगी, और उस घोषणा के बाद ये जो आज गए, इनमें से कितने वापस शरद पवार के पास लौटते हैं, ये भी हम लोग उस वक्त गिनेंगे बैठ इसकी उम्मीद आप भी कर रहे हैं, मतलब कि अभी भी इनमें से लोग लौट सकते हैं? देखिए, ये इसमें कोई वहां कोई सैद्धांतिक विचार का मामला थोड़ी है। बिल्कुल, वो तो सारा अपने हित के हिसाब से आज इस समय राजनीति। वो तो ठीक है, 2019 में अगर शपथ लेने के बाद कोई वापस जा सकता है, तो फिर तो किसी का भरोसा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।